अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ, जिसमें हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वो जो वीडियो है वो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैंने मेन चीज़ें बतानी है, तो जिससे क्या हो जाएगी, आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या किया है। तो इसमें रिवीजन करवानी है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मेन उसमें बात बताऊंगा, तो जिससे आपको क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने देखें, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि आर्डर क्या होता है। यानी ये आपको मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका हम आर्डर किस तरह फाइंड करते होते हैं। तो आर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करते हैं। ये होती है नंबर ऑफ रोज, ये जो मैं अब एरो लगा रहा हूँ, और ये क्या आता है, नंबर ऑफ कॉलम। इनको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 है। दरमियान में बाई लगा देते होते हैं ये। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेते हैं, वो कितने, 2 है। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन थी, ठीक है। डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एक रो होती है, अ मैट्रिक्स इन विच वन रो, हैविंग वन रो कह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, वो भी क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों, जिसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो, ठीक है। रो के लिए एक रो होगी और कॉलम के लिए एक कॉलम होगा, वो कौन सा होगा, रो और कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। यानी ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, यानी ये नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो नॉट इक्वल हूं कॉलम के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, मैट्रिक्स रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है, और कितने कॉलम है, 3/2 है ये, ठीक है। मतलब जिसमें ऑर्डर बराबर ना हो, बेसिकली ये वैसे डेफिनेशन यही है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होता है आपका, वो मैट्रिक्स होता है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम, जैसे ये 1 2 3 4, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। इसी तरह 3/3 का आ जाए, 4/4 का आ जाए, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं, इससे पहले हम डायगोनल को पढ़ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। अगर जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक। जैसे ये डायगोनल होता है ना, ये देखें, अब ये देखें, ये होती है डायगोनल, ये होती है डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। ये होती है डायगोनल एंट्रीज। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं है, एक नॉन जीरो होना लाजमी है, तो फिर वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखें जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ये जैसे ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर अगर 4 होता नीचे भी 4 होता। और इसी तरह इसी से आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट पे क्या होगा, 1 हो, 1 1 आए, ठीक है। यहां पर ये 1 है, सॉरी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं इसलिए ये क्लियर नहीं लिख रहा। ओवरव्यू से मुराद आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं और किस तरह इनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा, और इसको किससे जाहिर करते हैं, आई से जाहिर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अच्छा, फिर हमने देखा था ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स ए है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या होता था, आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है, एक काम करना है। देखें, अब ये रो थी, इसको मैं ए का ट्रांसपोज लिखूंगा। ये अब आपको वैसे मुकम्मल वीडियोस मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाए तो वहां पर ये चीजें मुकम्मल की हुई है।
तो ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। अब ये रो थी, इसको कॉलम में तब्दील, ये रो है तो इसको कॉलम में तब्दील कर दिया। अब कॉलम, ये देखें फॉर एग्जांपल ये कॉलम था, तो इसको रो में भी तब्दील करने से यही चीज आती है। काम सिर्फ एक ही करना है, या रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है, दोनों काम इकट्ठे नहीं करने। अच्छा जी, उसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव मैट्रिक्स, उसमें हम क्या कहते हैं कि जो प्लस की वैल्यू होती है, जैसे ये ए है, ठीक है, अब ये इसकी इंट्रीज -5 0 3 4 दे रहा है, तो ये नेगेटिव है आपका क्या आएगा? अब मैं ओवरव्यू दे रहा हूं इसलिए शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है। तो देखें नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो माइनस की वैल्यू होगी उसको प्लस में तब्दील कर देना, जो प्लस की होगी उसको माइनस में तब्दील कर देना, तो जो कॉलम आपके बनेगा वो क्या होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा था। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज अगर क्या आ जाए, ए के बराबर आ जाए, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज ले और वो -a के बराबर आ जाए, तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। अच्छा जी, ये हमने ये पोर्शन पढ़ा था 1.2 तक, ये चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था ए का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ले तो वो ए के बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था आई थिंक 1.2 का। तो ये भी आपको क्लियर करवा दिया कि पहले एक बार ट्रांसपोज लेंगे, आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर आपने क्या करना है? दोबारा ट्रांसपोज ले लेना, जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे और वो जो आपको मैट्रिक्स दिया होगा उसके बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने 1.3 वाला जो पोर्शन स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि एडिशन किस तरह करते हैं दो मैट्रिक्स की। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपके पास दो चीजें जरूर, ऐड करने के लिए आपको बताया था कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी अगर ये 2/2 का है, ये भी 2/2 होना चाहिए। अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 है, ठीक है। अगर ये 1/1 है तो ये भी 1/1 होना चाहिए। अच्छा, फिर ऐड किस तरह करना होता है इनको? तो मैंने क्या कहा था कि यूं आपने लिख लेना होता है, दरमियान में प्लस। ऐड या सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है। यूं अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ABCD है, यहां पर EFGH है, ठीक है, GH है। तो आपने ए को इसके फर्स्ट के साथ A प्लस E होगा, B प्लस F होगा, C प्लस G होगा और D प्लस क्या होगा? H होगा। और ऐड करने से जो आंसर आएगा वो आप लिखते होते हैं। यानी पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ क्या करते होते हैं? ऐड करते होते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं भी। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की बात भी इसी में हो जाएगी कि अगर वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, बस सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हो और उसके उसके साथ किसी भी स्केलर एलिमेंट यानी कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स ए है ना, ठीक है, 3 5 7 9 है, तो आपको वो कहता है 2a फाइंड करें या -2a करें, तो आपने क्या करना होता है? यहाँ पर -2 और ये मैट्रिक्स लिख देना होता है और हर एलिमेंट से इस -2 को क्या करवा देना होता है? मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ये मल्टीप्लिकेशन है। इसी में हमने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस a के बराबर, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसी तरह आगे इसमें हमने देखा था एक क्वेश्चन नंबर 7, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.3 का, ओ सॉरी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं क्वेश्चन 7 इधर बता रहा हूं, वो आपने देख लेना है। उसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये ओवरव्यू में अब इतनी डीपली तो नहीं होता ना, हमने अभी चैप्टर 2 की भी ओवरव्यू करना है, ठीक है। तो देखें, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास यूं दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, सी से मुराद कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो, आर से मुराद रो है, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स की जो पहला मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रो कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें, 2 कॉलम है तो इसमें कितनी रो होनी चाहिए? 2 रो होनी चाहिए। 1 2 3 4 8। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है?
पहली को इसके पहले कॉलम से, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दरमियान में प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अच्छा जी, अब क्या करें, गैप है इधर, देखें गैप डाल के इसी को सेकंड कॉलम से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से। अब ये मल्टीप्लिकेशन मैं पीछे समझा चुका हूं, ये वैसे मैंने आपको एक बार ओवर दे दिया, कैसे, इधर से रो उधर से कॉलम, पहला रो इसके पहले कॉलम से, पहला हिस्सा इसके पहले हिस्से से, दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से से, ठीक है, इसी तरह बाकी काम आपने करना होता है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, लेकिन कुछ केस होता है कि वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। वो केस क्या होगा, इन दोनों का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अच्छा ये 2.3 से रिलेटेड ऑलमोस्ट यही चीजें थी, ठीक है। हाँ, यूं भी दिया हुआ था 3D, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय, इनको मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, 3 मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, 2a दिया हुआ है, फिर उनको वो कहता है 2a 3d फाइंड करें, तो ये भी हमने मल्टीप्लाई करके जो यहां से आंसर आए थे वो कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यूं, उसका अर्जेंट किस तरह फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए अगर कोई दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, तो उसका अर्जेंट किस तरह फाइंड करना है। तो देखें, ये ए माइनस बी सी डी है, तो क्या करेंगे, मैंने अर्जेंट ऑफ ए का क्या बताया था कि जब भी फाइंड करना है अर्जेंट ऑफ ए, तो इन दोनों की जगह चेंज करते होते, डी ए नीचे आ जाएगा, और इन दोनों की सिंबल चेंज करते होते हैं, ये माइनस का बी था तो प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ये अर्जेंट के बारे में नोट कर ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है कि क्या करना होता है, पहले और चौथे की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे की अलामा चेंज करते होते हैं। अच्छा, ये अर्जेंट आ गया। ए का डिटर्मिनेंट या मॉड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, वो किस तरह फाइंड करते होते हैं। उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 9 7, तो आपने क्या करना है, ए दिया हुआ, तो इसको यूं लिख लेना है इस सिंबल में, 3 5 9 7, सॉरी ये सिंबल डालनी है, और क्या करना है, पहले और चौथे को मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दरमियान में डाल देंगे माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, और इसको सिंपल करने से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आ जाता है ए इनवर्स किस तरह फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या बताया था कि आपने क्या करना है, जो अर्जेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लेंगे और ये फार्मूला लगा लेंगे, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड, तो आपका ए इनवर्स निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट आ जाए 0 के बराबर तो सिंगुलर होता है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। जैसे यहां पर डिटर्मिनेंट है, आप निकालते हैं और यहां पर आंसर आपका फॉर एग्जांपल 0 आ जाता है, यहां से आएगा तो नहीं, देखें इसका आंसर आएगा 21 माइनस 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा, तो ये माइनस करने से यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से तो ये 0 नहीं आया ना, तो ये नॉन सिंगुलर है। अगर 0 आ जाता तो ये क्या आ जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन था, मेन चीज थी लॉन्ग क्वेश्चन, इसके वो थे दो तरीके से, एक था क्रैमर मेथड से, ठीक है, और दूसरा क्या था, कॉलम इन्वर्जन मेथड, कॉलम माकूस से। ये अब ओवरव्यू दे रहा हूं ना, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो अपलोड की हुई है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो क्रैमर में मैंने आपको ये चीजें बताई थी, आपने सबसे पहले क्या करना है, ए का मॉड फाइंड करना है, फिर क्या करना है, ए एक्स का मॉड फाइंड करना है, फिर आपने क्या करना है, ए वाई का मॉड फाइंड करना है, फिर आपने ये फार्मूला लगाना है कि फार्मूला होता है एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड, और वाई के लिए क्या फार्मूला होता है, यहां पर मॉड आएगा, ठीक है, वाई के लिए होता है ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। अच्छा जी, अब ये किस तरह फाइंड करना होता है, देखें आपके पास कोई वैल्यू दी होगी, यहां पर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 7 9 10, और इक्वल के इस साइड पे जो होती है वो बी की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू इधर दी होती है। फॉर एग्जांपल चले, ये मैं अब इक्वेशन वैसे दी होती है, मैंने उसको
कॉलम में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान में आपने रख लेना, ठीक है। ये कोई वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। यूं आप इक्वेशन बना लेते होते ना, ये आपके पास ए होता है, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, बी होता है, ठीक है। फिर क्या करते होते हो, ये जो ए होता है ना, ए, ठीक है, इसमें क्या करते होते हो कि आपने इसका पहले ए का मॉड फाइंड कर लेना होता है। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो आगे सॉल्व में नहीं होता, अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा यानी नॉन सिंगुलर होगा तो फिर ही आप सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब ए एक्स का मॉड फाइंड करना है, अब देखें मैं ए एक्स के मॉड की बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होता है कि आप ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू पहले कॉलम की जगह लिख देते होते हो, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम की जगह ये बी की वैल्यू लिख देते हो, बाकी दूसरा कॉलम वैसे लिख देते हो, ठीक है। और मॉड का तरीका फिर आपको आता है कि किस तरह, ये जिस तरह यहाँ पर मॉड फाइंड करना होता है इसी तरह। और जब ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसमें आप क्या करते होते हो कि पहला मैट्रिक्स जो होता है ना, पहला कॉलम इसका, ये 5 7 वैसे आ जाएगा, इधर इधर क्या आता है 9 10 सेम आया था ना, उसकी जगह रखा था, तो और 9 10 की जगह आप 6 7 रख देंगे, यानी बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, और ए एक्स का मॉड और ए वाई का मॉड आ जाएगा, और इस फार्मूले में रखने से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और कॉलम इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, उसमें सिर्फ ये चेंजिंग होती है कि आप सबसे पहले ए का मॉड फाइंड करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड कर लोगे। अर्जाइंट ऑफ ए का तरीका मैंने अभी आपको रिव्यू में, ओवरव्यू में भी बता दिया, पीछे भी आपको करवाए हुए ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रही तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और फिर हम फाइंड करते होते ए इनवर्स, क्या फाइंड करते होते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। फिर हम फार्मूला लगाते होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहां से जो आंसर ए इनवर्स का आंसर जो आएगा उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आंसर आता है, आपने उसको इस जगह पे रख देना है, और बी की वैल्यू यहाँ पर जो होगी ये वाली, ये जो ऊपर हमने फॉर एग्जांपल ये बी की वैल्यू लिखी होगी वो रख देंगे, यानी यहां से एक आंसर यू बन जाएगा, आपके पास मैट्रिक्स बन जाएंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल यू वैल्यू आ रही होगी, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आती है, और इधर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तो पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की हो जाएगी। तो ये कॉलम इन्वर्जन मेथड में, मजीद डिटेल के लिए आप हमारी यूट्यूब पे जाकर इससे रिलेटेड कॉलम इन्वर्जन मेथड और क्रैमर से जो फार्मूला है या क्रैमर रूल है, इससे रिलेटेड वीडियो जाकर देखें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ओवरव्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, यह चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू था। अगली वीडियो में चैप्टर 2 का ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करवाने से मतलब ये होता है ताकि आपका जो थोड़ा सा माइंड में ये चीजें आ जाए कि हमने इन चैप्टरों में किया क्या था, ठीक है। अगली वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे, उसके ओवरव्यू के बाद अगली जो हम वीडियो करेंगे, जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होगी। चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद उसका भी इसी तरह आपको ओवरव्यू दे दूंगा। अल्लाह हाफिज।